We can easily forgive a child when he or she is afraid of dark. But the real tragedy begins when men are afraid of light. Please think it over. नमस्कार, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूं। सो हमारा टॉपिक आपको पता है, एलिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी टू अ नॉन ट्राइबल है। तो इसी एवज में टुडे आई एम गोइंग टू मीट some of the very distinguished advocates here at district court. I would like to educate myself on this topic. Hope कि maximum information निकाल पाऊँ. So without wasting any time, let's move towards the court and talk to them. And yes, do remember one thing. It's important to ponder it over because of one reason, because it really impacts us. Right now I am here at district कोर्ट। यहाँ पे मैं मिलने आया हूँ अधिवक्ता जो सीनियर हैं काफ़ी। वो बार एसोसिएशन के, किन्नौर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ वो ज़िला परिषद के मेंबर भी रहे हैं। इसके अलावा वो टीएसी के एक्स मेंबर भी हैं। तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनके पास। जानने की कोशिश करते हैं इस मैटर से रिलेटेड वो क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। What is the legality to the issue, the alienation of tribal property to non-tribal जो इशू चला है, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे सर? कुछ मतलब हमें एनलाइटन करेंगे सर, ये क्या है? देखिए, आप भली भांति जानते हैं कि हमारा जिला किन्नौर जो तो एक जनजातीय क्षेत्र है और ये हमारे संविधान के अंतर्गत यहाँ के मूल निवासियों को कनौरा या किन्नौरा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। और ये किन्नौरा और किन्नौरा जो जनजाति का जो दर्जा है वो केवल पैदाइशी से हासिल होता है या इसको किसी अन्य माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। उसी तरह हमारे जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर में किसी भी जमीन का खरीद फरोख्त हो, बेहिब्बा रहन आदि करना हो, वो केवल किन्नौरा जनजातीय अनुसूचित जनजातीय व्यक्तियों के बीच में ही होगा। किसी अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरीके का लेन देन नहीं हो सकता। यदि कोई भी किन्नौरा जनजातीय व्यक्ति, अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति अपना संपत्ति किसी गैर जनजातीय को या किसी अन्य समुदाय के लोगों को देना चाहेंगे तो उन्हें उसके लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि वो जो व्यक्ति सरकार को दरख्वास्त देगी और दरख्वास्त देने के बाद सरकार भी उस पे फैसला लेने से पहले संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के साथ उनको सलाह मशवरा करेगी और सलाह मशवरा करने के बाद उस विषय पर फैसला लेगी। तभी गैर जनजाति के पक्ष में कोई भी भूमि हस्तांतरण किया हो या बेहिब्बा रहन किया हो उसको वैध माना जाएगा। यदि ये प्रक्रिया नहीं पूरी हुई हो तो वो इस तरह की जो भी हस्तांतरण जो गैर जनजाति के पक्ष में हुआ होगा या कोई संस्था के पक्ष में हुआ होगा उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाएगा और उसको निरस्त समझा जाएगा। अच्छा सर, आजकल एक चीज बहुत मतलब बातें चल रही हैं जिसमें एसबीआई ने लोन किसी को दिया है, मॉर्गेज है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को उसने सेल ऑफ कर दिया है सरफेसी एक्ट के अनुसार। तो ये जनजातीय क्षेत्र में सर इसकी वैधता के संबंध में कुछ बताएंगे सर आप? देखिए, इस विषय को किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए इसमें हमें यह देखना होगा कि जब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो मॉर्गेज रखा गया प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते समय क्या वो सरकार से अनुमति ली या नहीं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट उसके अंतर्गत किसी भी प्रॉपर्टी को यदि ट्राइबल आदमी मॉर्गेज रखना चाहे तो वो दो ही संस्था को रख सकता है। नंबर 1, यदि वो कोई कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक हो या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जिसके सभी सदस्य अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले हों। उसके अलावा किसी अन्य बैंक के पास वो लोग मॉर्गेज नहीं रख सकते। और यदि एसबीआई के पास ये लोग मॉर्गेज रखते समय सरकार से जो अनुमति ली है और सरकार से अनुमति लेने के बाद सरकार की जो फैसला है
वो संबंधित ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की अनुमति सलाह मशवरा करके उसके बाद फैसला लिया हो तो उस मॉर्गेज को हम वैध मानेंगे। यदि हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट का जो प्रक्रिया को पूरा किए बगैर कोई ट्रांसफर हो तो उसको इलीगल माना जाएगा। जब ये इलीगल है तो यदि मान लो इसको मॉर्गेज रखते समय इन्होंने सरकार से अनुमति नहीं लेने की सूरत में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेटस जो होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट जो होगा वो नैलिटी है, क्योंकि वो मॉर्गेज विदाउट परमिशन हुआ है तो उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरफेसी प्रोविजन के तहत जो भी आपको जो लैंड की जो प्रोसेसेस की है उस लैंड पे आपको कब्जा लेना, उसको नीलाम करना, उसको नीलाम करने के बाद जो नीलाम में जिस व्यक्ति ने खरीदा हो उसके पक्ष में उस संपत्ति का पंजीकरण करवाना, पंजीकरण करने के बाद जो भी इंतकाल उसकी तस्दीक हुई होगी वो सारे सब्सिक्वेंट जो प्रोसेसेस हैं वो विशेड हो जाए। यदि परमिशन लेकर के उसको मॉर्गेज रखा गया तो वो फिर उसके सारी वो प्रक्रियाएं वैध मानी जाए। So guys, right now I'm here at डाको। डाको में यहाँ मिलने आया हूँ। PAC मेंबर भी रहे हैं, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री अमरचंद जी। वकालत में काफ़ी अच्छी साख रखते हैं यहाँ पे, तो लेट्स गो एंड आस्क हिम। ऐसा है, हिमाचल प्रदेश लैंड रेगुलेशन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट है 1968 का। उसमें स्पेसिफिक और साफ साफ लिखा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रॉपर्टी नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब को ट्रांसफर नहीं हो सकती। ट्रांसफर किस तरह? बाय वे ऑफ सेल, लीज, मॉर्गेज, और इसमें वर्ड अदरवाइज भी जोड़ा गया है। हमारे एक्ट में की विशेषता यह है कि इसमें अदरवाइज शब्द है, इसके अलावा भी कोई मोड हो तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नो एलाइनेशन हो ही नहीं सकता। किस तरह सपोर्ट करेंगे जैसे कि सर एलिनेशन हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल ये सपोर्ट इस तरह करेंगे कि जब शेड्यूल्ड ट्राइब की एक्ट है, स्टेट एक्ट है जी सर, और हम स्टेट एक्ट से गवर्न हो रहे हैं जी, तो जब उस एक्ट के बेसिक मतलब उस एक्ट का बेसिक पर्पज ही ये है कि लैंड जो है तो शेड्यूल्ड एरिया में लैंड ट्रांसफर को रेगुलेट करना है जी सर। तो रेगुलेट कैसे होगा? एक्ट से। एक्ट कहता है कि नो शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रॉपर्टी को नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एलाइनेट या ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं होगा। जी सर, जी सर। ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। जी सर। एक मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, किस तरह देने का मोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मोड है। उस मोड के तुरंत जैसे सेल से कर रहा है, मॉर्गेज से कर रहा है, लीज कर रहा है, वो नहीं कर सकता। अदरवाइज भी अगर इसके अलावा कोई मेथड डेवलप कर दे, मतलब इतने फार साइटेडनेस की है, ये मेथड कोई डेवलप कर दे कि इसके अलावा कोई ट्रांसफर का मेथड डेवलप कर दे कोई, तो उसको भी अदरवाइज वर्ड से कवर किया है कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो सर इसमें आपको कहाँ लगती है सर ये शुरुआत कहाँ से, मतलब इसमें हम कहेंगे कि लीगल टर्म्स में यहां से गलती हुई है तो हम यहां से इसको पकड़ना शुरू करते हैं? नहीं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए ना कोई आपको मेरे को एग्जांपल कोट करना पड़ेगा कि किस एग्जांपल को लेकर चाहते हैं आप। जैसे ट्रांसफर की जो बात होती है, जैसे ट्रांसफर हुआ है तो सरफेसी एंड ऑल दैट सर उसको डिफरेंट एक्ट पे रखते हैं ना सर। मतलब क्या है, सरफेसी एक्ट की बात तो बड़ी बात की जी। सबसे पहले अगर बैंक कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसी एक्ट में प्रावधान है जी। हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1968 में ही है कि अगर किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना है जी, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब ने डेवलपमेंट पर्पज के लिए किसी अपने काम के लिए लोन लेना है तो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक से लेगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेगा जी सर। तो आपको फाइनेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ये आपके लेजिस्लेचर को पता था जी, और उन्होंने अपने विजडम में प्रावधान कर दिया कि अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं और अपनी जमीन को ब्रांड रख सकते हैं, किनको? लैंड डेवलपमेंट बैंक को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। उसके लिए हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक गवर्न होंगे, और लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी हिमाचल में है। तो उसके प्रावधान भी है कि अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना है तो क्या कहां से लेना है,
और उसके लिए प्रावधान रखा कि और जिसमें मेजोरिटी और भी इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो है शेड्यूल ट्राइब हो, वहां भी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एसबीआई से जो मतलब लोन देने या लेने की जो बात रही है, जो लिया है या दिया गया है लोन, तो कहीं ना कहीं सर वहीं पर इसकी वैधता पे बिल्कुल वैधता पर लोन कैसे मिलता है? वैधता तो ये कि पहले जिसने लोन लेना बैंक जाएगा। जी सर। तो बैंक जाएगा तो वो एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। जी सर। आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे कि मुझे भाई लोन चाहिए, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। कंसीडर बाय दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा। फिर जी, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा। बैंक कहेगा मैं तुझे इतना पैसे दे देता हूँ, चल तुझे जरूरत है लोन की, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए तेरे को लोन चाहिए, तो हम दे देते हैं भाई, सिक्योरिटी लिया। तो सिक्योरिटी लाएगा तो उसको शेड्यूल ट्राइब पर्सन सिक्योरिटी बोलेगा कि मेरी जमीन रख लो सिक्योरिटी पे। तो बैंक को उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें उसको उनका लीगल पैनल भी है जी, वो लीगल असिस्टेंस उनको ज्यादा अच्छी मिल रही है जी। तो उन लोगों को इस बात को तो देखना ही चाहिए कि भाई वो ओपिनियन अपने लीगल साइड से तो लेते ही होंगे कि भाई क्या हम शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाएंगे, चलो दोनों के बीच में बात हो गई, ये बात नजरअंदाज कर दिया दोनों ने, शेड्यूल ट्राइब ने प्रॉपर्टी अपनी ऑफर कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, फिर मॉर्गेज डीड बनता होगा। मॉर्गेज डीड को रजिस्ट्रेशन करने से पहले सब रजिस्ट्रार को इस बात को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 8.28 में ये प्रावधान है कि ये लैंड रेगुलेशन के एक्ट के वायलेशन में अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी म्यूटेशन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन है उसको। तो आप ट्रांसफर कर देते हो और अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया तो अब जब आप रेवेन्यू पेपर को अपडेट कर रहे हैं तो उस समय तो ये बात उनको भी उनके नजर में आनी चाहिए। तो ये गलती हो गई 3 जगह से, एक तो रेवेन्यू अफसर से, एक एप्लीकेंट ने जो ऑफर किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, और इस तरह के ट्रांजैक्शन को इसी एक्ट में वेड लिखा है। जो और मेरी समझ के मुताबिक जो वेड डॉक्यूमेंट होता है, वेड ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए डिक्लेरेशन की भी जरूरत नहीं होती। वो तो राइट फॉर इंसेप्शन ही इलीगल है, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो एक्ट है वो सारे इलीगल है। सर ये बताइएगा सर, आप टीएसी के मेंबर भी रहे हैं सर, तो लेजिस्लेटिव इंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो 1968 का एक्ट है? देखिए, हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ जो लैंड रेगुलेशन एक्ट है, उसका जो मेन उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे जनजातीय लोगों की हित की रक्षा करने के लिए लाया गया है। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारा संविधान की जो इसको ड्राफ्ट किया गया, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो अनुसूचित जाति के लोग, जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, वो हमेशा से शोषित हुए हैं और वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनसे कई पिछड़े हुए लोग हैं, और इनको कोई अन्य समुदाय के लोग इनको शोषित ना करे, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया है कि इसमें इन व्यक्तियों को कोई दूसरा आदमी जबरन किसी अन्य तरीकों से संपत्ति हड़प करके उनको शोषण ना किया। कहीं भी एक्ट में कोई खामी नहीं है। लोगों को लीगल, शेड्यूल ट्राइब लोगों को लीगली एजुकेट नहीं किया जा रहा है जी, कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आपने सिक्योरिटी देनी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लोन राइज करता है तो उन बैंकों को दो जहां आप दे सकते हैं, ताकि नॉन ट्राइबल आदमी का उसमें इन्फ्लुएंस ना आए। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर भी कमजोर है और रूटीन में लेते हैं इन चीजों को। वो कभी भी इस एक्ट को, जब भी इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, इस एक्ट को मद्देनजर नहीं रखते। ये जो एक्ट है ना, ये अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रिविलेज लोगों से बचाने के लिए एक्ट है कि बाहर के जो नॉन ट्राइबल लोग आके इस यहाँ के लोग जो है, बोले वाले जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम से हटे हुए, इनके कल्चर अलग है, बोरिंग अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, और वो इकोनॉमिकली सोशली डिप्राइव लोग हैं, उन लोगों को बाहर के लोग आके एक्सप्लॉइट ना करें। जी, तो सर टीएसी के सर आप सर मेंबर थे, तो सर उधर क्या इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं उठाए गए? ऐसा सवाल ही नहीं आया तो किसी ने उठाया नहीं। क्यों? वहां तो मकसद तो यही होना चाहिए ना, इसी तरह के सवाल। अब इस तरह ये बात हाईलाइट कब आई? अभी आई ना सर, ये तो अभी आई। उसमें मेंबर नहीं थे। अच्छा, उसमें मेंबर नहीं थे आप। अच्छा, तो फिर अभी के टाइम में भी तो नहीं होता ना सर टीएसी के मीटिंग? अब जनरली हम देखते हैं कि टीएसी इस बार, अभी तो 2-3 साल से टीएसी का कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली सर।
तो होती नहीं सर, वैसे मतलब वो फोरम सर, आप लीगली पूछ रहा हूँ, जी। वो एक फोरम होना चाहिए सर, जो फोरम नहीं होना चाहिए, वही फोरम है। वही फोरम है सर, एक हाँ, मतलब वो शेड्यूल, 5th शेड्यूल में उसका प्रावधान है सर, वही एक हमारे पास एक मिनी, उसको आप ये समझो मिनी लेजिस्लेचर। हाँ एग्जैक्टली सर। वो ट्राइबल एरिया के लिए, मतलब शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए और शेड्यूल ट्राइब पीपल के लिए वो मिनी लेजिस्लेचर है। वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत जो त्रिपुरा का जो किस्सा है, जो यूको बेंग वर्सेस दीपक देवबर्मन कुछ वैसा नाम है, उसको उसके फैसला है, वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको फैसला दिया है। उसकी जो भी तर्क वितर्क होगा, और उन्होंने उस तर्क वितर्क को पूरा डेलिब्रेशन करने के बाद उन्होंने वो फैसला दिया है। वो किस फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के आधार पर दिया हुआ, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। वो हो सकता है हमारे साथ भी वो सिमिलर इश्यूज रेज हुए हों, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे संविधान जो निर्माताओं ने लेजिस्लेटिव पावर्स का उनको डिवीजन किया हुआ, एक यूनियन लिस्ट बनाया गया, एक स्टेट लिस्ट बनाया गया, एक कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। यूनियन लिस्ट में लेजिस्लेटिव जो पावर्स दिए हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस को दिए हैं यूनियन को, स्टेट लिस्ट वाला स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट वाला दोनों ही यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर वो उसको उसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, ला सकते हैं। तो उस संदर्भ में ये है कि भाई अब जहां तक रेवेन्यू मैटर्स की बात है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें स्टेट एक्ट प्रिवेल करना चाहिए। और जहां तक कंकरेंट लिस्ट की बात है, उसमें एक एस्टेब्लिश लॉ ये है कि भाई कंकरेंट लिस्ट में, तो कंकरेंट लिस्ट में एस्टेब्लिश उसके हिसाब से सेंट्रल एक्ट ही प्रिवेल करे। लेकिन इस जो सर्फेसी एक्ट को हम इसको ध्यान से देखा गया, जो पढ़ा जाए, तो उसमें हमारे जनजातीय लोगों के हित की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए था। यदि इस तरह की प्रक्रिया चलती रही तो जनजातीय लोगों को कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जगह लेगा और वो लोग शोषित होंगे उन व्यक्तियों के हाथों। उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो रिट थी ना, उस केस में इशू ये था कि जो सिक्योर्ड एसेट्स है, सिक्योर्ड एसेट्स को यूको बैंक ने पोजीशन लेने के बाद नॉन ट्राइबल पर्सन को दिया, नॉन ट्राइबल पर्सन को सेल आउट कर दिया। उस इशू पर गए कि भाई ये जो है नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं बेच सकता था, क्योंकि त्रिपुरा का एक्ट जो है इसको बार करता है। सबसे पहले तो त्रिपुरा का जो एक्ट है वो है टू कंसोलिडेट द लैंड लॉ। उस एक्ट के सेक्शन 167 की जो बात उसमें चल रही है, 167 जो है बात चल रही है, वो कंसोलिडेशन ऑफ लॉ के लिए। उस एक्ट का ऑब्जेक्ट अलग है, वो जो एक्ट है उस एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्ट अलग है। वैसे ही यूपी का भी है, यूपी में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, यूपी लॉ लैंड लॉ में, मध्य प्रदेश में लैंड लॉ में रिस्ट्रिक्शन, उसके ऑब्जेक्ट अलग है। और क्वेश्चन कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि सरफेसी एक्ट लगेगा या त्रिपुरा लॉ लगेगा। तो उन्होंने उसको कंस्ट्रूड ये किया कि सरफेसी एक्ट लगेगा, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है। यहां जो है हमारे यहां पे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है कि जब मॉर्टगेज ही नहीं कर सकते आप, वेड है, ट्रांजेक्शन ही वेड है, तो टेकिंग ओवर पोजीशन फर्दर सेलिंग टू है नॉन ट्राइबल, हाउ इट इज पॉसिबल? जब मॉर्टगेज डीड ही इनवैलिड है, बैंक के फेवर में मॉर्टगेज ही गलत है, लैंड वेड है, हमारा एक्ट बोलता है कि वेड है, हमारा एक्ट तो स्पेसिफिक एक्ट है, रेगुलेट करने के लिए है, ट्रांसफर ऑफ लैंड को रेगुलेट करना है, ये स्पेशल एक्ट है। तो जो स्पेशल एक्ट ये कहता है कि आप जो है तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, अगर ट्रांसफर करते हो वेड है। तो जब वेड डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर बैंक पोजीशन लेता है, और पोजीशन कब लेगा? जब सरफेसी के तहत, सरफेसी का ऑपरेशन तो तब आएगा अगर उसके पास सिक्योर्ड, बैंक के पास सिक्योर्ड एसेट्स है। सिक्योर्ड एसेट्स ही नहीं बैंक के पास नहीं है, क्योंकि इलीगल डॉक्यूमेंट तो इलीगल है, वेड है। तो ये केस, और इस अगर प्रपोजिशन ये, उस प्रपोजिशन के हिसाब से वो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने ठीक दिया। और हमारी प्रपोजिशन अलग है, हमारी यहाँ की प्रपोजिशन अलग है। हमारी प्रपोजिशन ये है कि भाई मॉर्टगेज डीड ही वेड है। अच्छा, ओके। बैंक ने जो लोन दिया वो गलत डॉक्यूमेंट पे दिया, सिक्योर्ड एसेट्स ही नहीं है बैंक के पास। जब बैंक के पास सिक्योर्ड एसेट्स ही नहीं, तो टेकिंग ऑफ पोजीशन, ये सारी इलीगलिटी है।
सो गाइज, बाय नाउ आपने अधिवक्ताओं को सुना, उनके विचारों को सुना। बाय नाउ क्लैरिटी आ गई होगी, तब भी मैं जल्दी से रिवाइंड कर देना चाहूँगा। तो आप अभी तक क्या समझ पाए होंगे, इसके लिए समझने के लिए पहले के 2 व्लॉग्स भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वहाँ पे से है। वहाँ पे किशोरी लाल जी जो बता रहे हैं कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड रिलेटेड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स एंड दीपक देव बर्मन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, उन सबको देखना भी ज़रूरी है। अभी आपने अधिवक्ताओं को सुना, अधिवक्ताओं ने हर एक टॉपिक को टच किया। वो TAC के मेंबर भी रहे, उन्होंने TAC से रिलेटेड चीज़ों को भी टच किया। उन्होंने ये भी टच किया कि क्या दीपक देव वर्मा की जो मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे रिलेटेड भी उन्होंने बात की, 1968 से रिलेटेड भी उन्होंने बात की। तो नटशेल में कहा जाए तो ओवरऑल उन्होंने सब चीज़ों के बारे में बात किया। तो मैं इसको जल्दी से समराइज कर देना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एप्लीकेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका इसमें सरफेसी एक्ट हो, चाहे 1968 का एक्ट हो, क्लैरिटी एक तरह से बन रही है। मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी कुछ इस तरह से बन रही है, अगर मीन्स गलत है तो एंड जो है वो गलत ही होगा। अगर जिसको स्टार्टिंग पॉइंट से ही गलतियां दिख रही हैं तो उसका एंड गलत ही होगा। अभी तक तो मैं यही समझ पाया हूं। आगे के व्लॉग्स में ये जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हॉट टॉपिक है, इसके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध आपका और मेरा किस तरीके से है, ये भी मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। ये एपिसोड्स, ये सीरीज अभी एंड नहीं हुई है, इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेवलेशंस करने बाकी हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा। अगर मेरा ये व्लॉग किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ डू शेयर इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड प्लीज़ डू कमेंट। आई होप आप लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। एंड डू रिमेंबर वन थिंग मैन, इट गोना इम्पैक्ट अस, and this time it gonna impact us really bad. Namaskar.